नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसद 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति से संबंधित है। कुल मिलाकर के आम धारणा तो ये है कि संसद 60 से 70 दिन चलती है, लेकिन अगर आप स्थायी समितियों का कामकाज देखेंगे तो पाएंगे कि संसद ये केवल 60-70 दिन नहीं बल्कि पूरे साल चलती है। कमेटियां पूरे साल काम करती हैं और तमाम महत्वपूर्ण रिपोर्टें वो सदन को सौंपती हैं और इसी के आधार पर सरकार काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। हमारी संसदीय प्रणाली में वैसे तो बहुत सी समितियां हैं, लेकिन विभाग संबंधी स्थायी समितियां या DRSC इनमें बेहद खास है। इनके दायरे में पूरा देश है। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मामलों को लेकर ज्वलंत विषयों की ये पड़ताल करती हैं। साल भर इनकी बैठकें चलती हैं। कभी ये फील्ड विजिट कर रही होती हैं तो कभी बैठक कर साक्ष्य लेती हैं। दलीय प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इनकी रिपोर्ट में कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं दिखती। मीडिया की पहुंच से दूर इन समितियों में शानदार चर्चाएं होती हैं। ATR देते समय सरकार इनकी अहम सिफारिशों को स्वीकारती भी है। दरअसल एक सांसद के रूप में मेरा अनुभव ये है कि संसदीय कमेटियां या इस तरह की कमेटियां बहुत ही प्रभावी ढंग से मौजूदा हालात में काम कर रही हैं। जो काम दरअसल हमारी संसद में होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, किन्हीं कारणों से वह आज नहीं हो पा रहा। उसमें शायद एक वजह लोग यह पाते हैं कि चूंकि यह मीडिया का ज़माना है तो हर पार्टी, दल या सांसद अपने क्षेत्र की उन समस्याओं की चर्चा करना चाहता है जिससे वह लोगों का ध्यान या प्रचार पा सके, पर उसमें देश खो जाता है, देश की समस्याएं खो जाती हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है। देश के असल सवालों को उठाने का मंच ये कमेटियां है। अपने नियम और प्रक्रिया के तहत राज्यसभा और लोकसभा की कई समितियां हैं, लेकिन 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती हैं। 8 समितियां राज्यसभा के तहत है। इन समितियों का शुभारंभ 1993 में हुआ। समितियों में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी है, अस्थायी समिति बना ही था इस उद्देश्य से कि जो संसद में सभी विषयों पर बहस हो नहीं पाती, इसीलिए ये अस्थायी समिति बनाई गई कि जिसमें सभी दल के लोग रहेंगे। उसको कहीं ऐसे तो छोटा मोटा या संसद का लघु संस्करण है, सभी दल के लोग रहते हैं, इसलिए कोई एक दलीय नहीं है और उसमें विस्तार से चर्चा होती है, बहस नहीं होते हैं, उसमें चर्चा होती है, संवाद। तो संवाद होने के बाद आपस में जब लोग चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और वो अधिकारी सामने बैठे होते हैं तो नोट करते हैं। फिर उनमें से जो प्रश्न उठते हैं तो अधिकारियों से को अवसर मिलता है कि भाई इनको आप स्पष्ट करें, जवाब दें। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू इनके कामकाज की सराहना कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको विधानसभाओं के लिए रोल मॉडल तक बता चुके हैं। जो काम इन कमेटियों में हो रहा है वह काम संसद जिस देश की करने लगे पहले करती थी। मौजूदा उसमें कई बार लगता है कि संसद उस ढंग से नहीं कर पा रही जो हमें कमेटियों में एहसास हुआ। उसमें हम एक स्वर में बोलते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस दल विचारधारा उससे जुड़े, उसमें देश सामने होता है। ये समितियां सौंपे गए विधेयकों की भी पड़ताल करती हैं। कई बार स्वयं अहम विषयों का चयन करती हैं, जिनकी परिधि काफी व्यापक है। 2018-19 के दौरान समितियों ने कई अहम विषयों को खुद चुना। 2018 में समितियों ने शानदार कामकाज किया।
13 मार्च 2018 को राज्यसभा में 11 स्थायी समितियों ने अपनी 36 रिपोर्ट सभा पटल पर रखी, तो सदन में सभापति इनके कामकाज की सराहना किए बिना नहीं रह सके। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों में आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति काफ़ी अहम है। इसने इस बार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विषय को चुना। यह विषय भारतीय डाक से संबंधित है, जो कि संचार मंत्रालय के तहत आता है। समिति ने इससे जुड़े तमाम पहलुओं की चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि वित्तीय समावेशन में ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने जा रहा है। आईटी संबंधी स्थायी समिति ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB के गठन के मसले गहन पड़ताल करते हुए 8 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी। लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 2017-18 में यह विषय चुना। समिति ने 28 मई और 15 अक्टूबर 2018 को भारतीय डाक के शीर्ष अधिकारियों के साथ इस विषय की छानबीन की। डाक विभाग के सचिव अनंत नारायण नंद और वरिष्ठ अधिकारियों से तमाम सवाल पूछे। गहन समीक्षा कर 4 जनवरी 2019 को हुई चर्चा में समिति ने ये रिपोर्ट स्वीकारी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हालांकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा, डिपार्टमेंट पोस्ट के अधीन और 100% गवर्नमेंट ओनरशिप, लेकिन ये बैंक भी तकनीकी रूप से बिल्कुल अत्याधुनिक है और पेमेंट काम बहुत आसानी से, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन तो वो करता रहेगा। गांव दूर दराज तक हमारे जो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस सब जगह ये उपलब्ध होंगे। तो जैसे कहा गया है कि बैंक का जाल फैल जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के दौरान अपने बजट भाषण में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के गठन की घोषणा की। जून 2016 में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली। डाक विभाग ने पंजाब नेशनल बैंक की मदद से 30 जनवरी 2018 को रायपुर और रांची में 2 पायलट शाखाएं शुरू की। बाद में कैबिनेट ने अगस्त 2018 में IPPB के संशोधित स्कीम के तहत 650 शाखाओं और 3,250 एक्सेस पॉइंट्स को 1 सितंबर 2018 के दौरान खोलने का फैसला किया। बाकी पॉइंट्स 31 दिसंबर 2018 तक जोड़ने की रणनीति बनी। साथ ही 1,435 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी दी गई। हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मोटे तौर पर लगभग 1,40,000 बैंक हैं और अगर ग्रामीण भारत की मैं बात करूं तो लगभग 49,000-50,000 के आसपास बैंक हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस परिदृश्य में मूलभूत से परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जहां अब तक 1,40,000 बैंक थे, मैं मानता हूं कि उसमें 1,55,000 नए बैंक हम जोड़ने में सफल होंगे। आपका बैंक आपके द्वार नारे के साथ शुरू IPPB का लक्ष्य आम आदमी के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। इसका लक्ष्य बैंकिंग की पहुंच से दूर दुर्गम ग्रामीण इलाकों में मौजूद डाक नेटवर्क की मदद से उनका वित्तीय समावेशन है। छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग चैनल के तहत लाने के साथ मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा के दायरे की बहुत सी योजनाओं में इसे सहयोगी बनाना है। बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से हाथ मिलाकर थर्ड पार्टी उत्पादों के प्रसार में मदद भी इसका लक्ष्य है। बैंकिंग सेक्टर में IPPB जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया है,
वो बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज तो कर ही रहा है, जैसा कि रिस्पांस ऑल ओवर इंडिया रहा है। खासकर रोहतक का मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। लोग खुद ही आके अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि पहली बात सर्विसेज तो उनको ऑन पार विद प्राइवेट सेक्टर चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट आए दिन जो है न्यूज़ में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज बैंकिंग सेक्टर के बारे में, खासकर NPS की बात करें तो जो भी है उसकी वजह से थोड़ा वो ट्रस्ट डेवलप अभी भी नहीं हो पाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मनी ट्रांसफर और अन्य कई योजनाएं हाथ ले रहा है। मोबाइल से लेकर इंटरनेट बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के काउंटर से लेकर दरवाजे तक सेवा के तमाम विकल्पों को 1,55,000 डाकघरों का नेटवर्क इसके लिए मददगार है। देश भर में करीब 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवा IPPB की खास ताकत है। तभी IPPB भारत में सबसे बेहतर पहुंच वाला बैंक बनने की ओर अग्रसर है। कोई दरवाजे पर सुविधा चाहे तो ग्रामीण डाक सेवक की मदद से उपलब्ध कराई जाती है। उसे नकदी चाहिए तो वो भी मिलेगा। सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, लिहाजा ग्रामीण डाक सेवकों को कुछ और ले जाने की जरूरत नहीं। हर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनका हम जो है उनके पास जाके अकाउंट खोलेंगे और जो भी बैंक की सेवाएं हैं वो हम उनके पास ही देंगे, डोर स्टेप सर्विस, जिससे उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हेल्पलाइन नंबर है 155-299, उस पर वो मिस्ड कॉल देंगे और जो भी कैश डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो वो बता देंगे और पोस्टमैन उनके पास जाके डिपॉजिट है तो डिपॉजिट लेगा सर, और विड्रॉल करता है तो विड्रॉल। इसमें डाकिया की भूमिका भी बदली है। डाकिया का कहते हैं कि चेहरा भी बदला है। अब डाकिया जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहा है। पहले का डाकिया उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं था, तो आज डाकिया जो है कह सकते हैं कि उसके पास जो है चिट्ठियां भी हैं, हाथ में मोबाइल भी है और डिजिटल डिवाइस भी है। तो पहले हम लोग कहते थे कि डाकिया डाक लाया, और अब कहते हैं कि डाकिया बैंक लाया। डाक विभाग ने समिति को बताया कि IPPB ने बजाज लाइफ इंश्योरेंस और कर्ज उपलब्ध कराने को पंजाब नेशनल बैंक के साथ गठजोड़ किया है। समिति की पड़ताल में वित्तीय समावेशन में डाक विभाग की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकारा। इसके पास 34 करोड़ खातों में 17 करोड़ बचत बैंक खाते हैं। इनको IPPB से जोड़ा जा रहा है। अगर IPPB में निर्धारित राशि 1 लाख रुपए से अधिक धन हो गया तो बाकी राशि बचत खाते में स्थानांतरित की जाएगी। IPPB से 70% बचत खाते जुड़ गए हैं। भारतीय डाक के पास विशाल डाकघरों का नेटवर्क है। एक डाकघर औसतन 7,753 व्यक्तियों को सेवा दे रहा है। इसका सबसे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो है सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उन लोगों के लिए जो अंडर बैंक हैं और अनबैंक हैं। अंडर बैंक और अनबैंक का मतलब जिनके पास कोई बैंक का अकाउंट नहीं है, ठीक है, और जो खोल नहीं सकते। दो तरह के लोग तो उन इसलिए नहीं है और खोल नहीं सकते क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है जितने की बैंक अकाउंट खोलने के लिए चाहिए, और पैसा नहीं है। बहुत सारे बैंक का है कि मिनिमम इतना पैसा मेरे पास चाहिए, मिनिमम बैलेंस रखिएगा। तो जिस आदमी के पास 100 रुपया कमाता है, बैंक में 1000 रुपया बैलेंस रखने के लिए बैंक अकाउंट खोले, तो ये एक ऐसा अकाउंट आया है जहां के आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक थंब इंप्रेशन की जरूरत है। भारतीय डाक एक नजर में। डाकघरों की कुल संख्या 1.55 लाख, ग्रामीण डाकघर 1.40 लाख, विभागीय कर्मचारी 1.84 लाख और ग्रामीण डाक सेवक 2.49 लाख। IPPB की एक खूबी ये भी है कि इसके खातों में PLI, RPLI, सुकन्या समृद्धि खाता, PPF और रिकरिंग डिपॉजिट के साथ ही दूसरी स्कीमों में डिजिटल भुगतान हो सकेगा। इन स्कीमों के लिए पहले बैंकों या डाकघरों में जाना होता था। नए दौर का डिजिटल और पेपरलेस बैंक होने के साथ IPPB बेहतरीन तकनीक से लैस है। सरकार ने इसके लिए काफी धन आवंटन किया है। 19 सितंबर 2018 को इसे 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित हुए। कुल 1100 करोड़ रुपए के अलावा 2019 में 775 करोड़ का व्यय कर्मचारियों, टेक्नोलॉजी पार्टनर और स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे मदों पर हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2018 को इसके विस्तार को मंजूरी दी थी। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है कि इसमें हर वर्ग के कस्टमर इससे जुड़ सकता है।
जैसे मैं अपने अम्बाला की बात करता हूँ, हमारी ब्रांच बस स्टैंड के पास है, तो बहुत ज़्यादा ऑटो चालक जो आते हैं यहाँ पे, उनको सबसे अच्छी चीज़ लगी कोई फॉर्म नहीं है, पेपरलेस बैंकिंग है। तो दिन की जितनी बचत होती है बिना कोई फॉर्म की झंझट से वो जमा करा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो वर्ग है उनके लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, मोबाइल ऐप बड़ी आसान है, सिंपल ऐप है। और साथ ही साथ जो डाकघर के मौजूदा ग्राहक जो अपनी सुकन्या, पीपीएफ, आरडी का भुगतान घर बैठे ऐप से कर सकते हैं बिना शुल्क के। आईटी संबंधी स्थायी समिति के समक्ष डाक विभाग ने आईपीपीबी की अगस्त से दिसंबर 2018 के दौरान विभिन्न चरणों की योजना का ब्यौरा दिया। कुछ अवरोधों की बात भी कही। 31 दिसंबर 2018 तक सारे डाकघरों तक आईपीपीबी की पहुंच के साथ खाता खोलने के अभियान को गति देने को कस्टमर क्लस्टर तक पहुंच की रणनीति बनी। कर्मचारियों के समूह, निजी संगठन, स्कूल, कॉलेज और सेना की बटालियनों को खास लक्षित किया गया। वित्तीय साक्षरता कैंप लगे और कई तरीके अपनाए गए। भारतीय डाक के पास अपना एक विशाल नेटवर्क है। इसके 1,55,000 डाकखानों में से करीब 1,40,000 डाकखाने ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में हैं। संसद भवन से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में इसका नेटवर्क होने के नाते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को काफ़ी ताकत मिली है। पिछले 4 महीनों के अंदर ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने काफ़ी प्रगति की है। स्थायी समिति ने इन सारे पहलुओं को लेते हुए तमाम आशंकाओं पर भी काफ़ी गहनता से पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से एक गरीब आदमी के हक में ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मददगार साबित हो पाएगा। समिति ने आईपीपीबी की ट्रेनिंग और दूसरी बातों को भी समझा। डाक विभाग ने समिति को बताया कि ब्रांच ऑपरेशंस के लिए आईपीपीबी ने बेहतरीन भर्ती नीति तैयार की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भर्ती नीति में प्राथमिकता मिली। 3,500 कुशल बैंकिंग प्रोफेशनल्स आईपीपीबी की रीढ़ हैं। करीब 829 कर्मचारी डाक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। 3 लाख पोस्टल असिस्टेंट्स, पोस्टमैनों और ग्रामीण डाक सेवकों की मदद ली जा रही है। उनको सघन प्रशिक्षण दिया गया है। डाक विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण मिला है। गांव में जिसके पास वो बैंकिंग सुविधा है नहीं, तो उनके पास हमारा पोस्टमैन या जो ग्रामीण डाक सेवक जाएगा, अपना डिवाइस लेके जाएगा और वहाँ वो बैंकिंग सुविधा देगा, उससे पैसा लेगा, उससे पैसा देगा वापस, या और दूसरे भी जो बिल्स पेमेंट करना है वो भी ऑनलाइन कर सकता है। और इसके लिए जो हमने जो एक QR कार्ड दे रखे हैं, तो उसके बजाय कि वो जो हमारा जो ग्राहक जो है ना, उसको कुछ याद नहीं करने का चाहिए ज़रूरत है। एक्चुअली वो सिर्फ अपना QR कार्ड दिखाएगा तो उसको जो चाहे पैसा देना है, पैसा लेना है, जो भी है सब कुछ काम वो कर सकता है। और जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि डिजिटल कैशलेस सोसाइटी जो है, कैशलेस सोसाइटी मतलब लाने में ये बहुत मदद करेगा। भारतीय डाक विभाग अपनी विभिन्न जो राष्ट्रीय बचत योजना है उनके संचालन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ये अन्य कई देशों से अलग है। जैसे बड़ा देशों में देखोगे तो अमेरिका है, चाइना, इन्होंने सबने अपना अलग अलग पोस्ट ऑफिस से अलग बैंकिंग काम को किया। अभी हम अपना आईपीबीपी बनाने के बाद भी हम ये राष्ट्रीय बचत का कार्य अभी भी करते ही रहेंगे और आईपीबीपी के रूप में एक बैंक को भी हम डेवलप करेंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक के तहत पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी 100% इक्विटी भारत सरकार की है। ये बैंक सेवा से वंचित खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों को दरवाजे पर सेवाएं दे रहा है। भारतीय डाक के 1.40 लाख ग्रामीण डाकघरों के आधार पर स्थायी समिति ने वित्तीय समावेशन में क्रांति की परिकल्पना की है। कमेटी ने आईपीपीबी को स्वागत योग्य पहल मानते हुए कहा है कि ये दुर्गम ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि इसका संचालन चुनौती भरा काम है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लक्षित तबके घरेलू महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, छोटे दुकानदार और किराना स्टोर, शिक्षक और छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गांवों से पलायन कर शहरों में आने वाले, किसान और मजदूर, डीबीटी लाभ पाने वाले। 70% के आसपास लेडीज के अकाउंट हैं। जो लेडीज पहले संदूक में पैसे रखती थी, एक तो उनका फायदा हो गया, इधर जमा करवा रही हैं। किसी का संयुक्त परिवार है, किसी को अपनी अलग डिपॉजिट करनी है तो उसका भी फायदा है।
किसी के घर में अगर हस्बैंड शराबी है या पैसे नहीं दे रहा है तो वो छोटी छोटी बचत करके यहाँ जमा करती है, उनके बच्चों के काम आ जाते हैं। और जैसे किसी 10 साल के बच्चे ने आईपीपी बैंक में अकाउंट खोला तो बजाय उसने गुल्लक में डालने के, यहाँ आईपीपी बैंक में डालेगा, उसका ब्याज मिलेगा उसको, और जिस टाइम उसको चाहिए उस टाइम ले भी सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का फायदा है। न्यू एज डिजिटल और पेपरलेस बैंक होने के साथ आईपीपीबी के बेहतरीन उपलब्ध तकनीकों से लैस है। सर्वोत्तम सेवा को प्रतिबद्ध इस बैंक के खाते आधार से ऑथेंटिकेट होते हैं। लेकिन आधार आधारित केवाईसी ऑथेंटिकेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 26 दिसंबर 2018 के जजमेंट को लेकर कई दिक्कतें आईं। इसके मद्देनजर समिति ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और UIADAI के पास मामला उठाने को कहा। समिति ने वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन के प्रयास पर जोर देने की बात कही। पोस्टमैन को बैंकिंग रेगुलेशन की अधिक जानकारी नहीं होती, लिहाजा पेपर आधारित केवाईसी का प्रयास हो। डाक विभाग ने बताया कि आईपीपीबी ने वैकल्पिक OTP और फोटो ID आधारित ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया गैर डीबीटी उपभोक्ताओं के लिए स्थापित की है। ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन मॉडल के तहत QR कार्ड भी आरंभ किए गए हैं। समिति ने इस मुद्दे पर खास ध्यान देने को कहा है। समिति ने डाक विभाग की सराहना के साथ कुछ मुद्दों पर आलोचना भी की है। समिति की राय में आईपीपीबी के लिए जरूरी उपकरणों और साजो सामान जुटाने में हुई देरी चिंता की बात है। कुशल श्रम शक्ति के मुद्दे को उठाते हुए समिति ने जल्द सारे पद भरने को कहा है। समिति ने माना है कि प्रशिक्षण आईपीपीबी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। डाक विभाग ने बताया कि उसके उच्च प्रशिक्षित 4000 मास्टर ट्रेनर 2.5 लाख अन्य को ट्रेनिंग देंगे। अधिकतर को प्रशिक्षण मिल चुका है। समिति ने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि कुशल जनशक्ति बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी ताकत होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बेहतर सेवाएं देना समय की जरूरत है। डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों से जुड़कर उसका फायदा लेने का प्रयास भी विभाग को करना चाहिए। सभी को RICT योजना के अंतर्गत जो है डिजिटाइज किया गया है। उन्हें एक डिवाइस दी गई है जिसके माध्यम से वो लेन देन करते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्रों तक जा रही है। आईपीपीबी की सेवा में शामिल डाक कर्मियों को बचत खाता खोलने पर 10 रुपए और करंट खाते पर 50 रुपए प्रोत्साहन मिल रहा है। नई पहलों को लेकर एक समिति भी बनी जिसका विवरण स्थायी समिति ने मांगा है। समिति की राय है कि सेवाएं बेहतर हों और उनमें भविष्य में डाक कर्मचारियों में कोई रोष न हो। इसके मद्देनजर और प्रोत्साहन जारी रहे। समिति की राय है कि इन प्रयासों से डाक विभाग की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। जो भी काम होगा, डोर स्टेप बैंकिंग होगा और ट्रांजैक्शंस होंगे तो उस हर ट्रांजैक्शन पर कुछ इंसेंटिव उनको भी मिलता रहेगा। दो चीज़, एक तो पैसा मिले, एक तो आनंद भी मिले। तो ये काम में जो एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट जो हो रहा है, इससे ये इन लोग का बहुत मतलब उनके इंस्पायर्ड हैं और मोटिवेटेड हैं। आईपीपीबी के लिए धन आवंटन के मुद्दे पर भी स्थायी समिति ने पड़ताल की। समिति ने पाया कि 2016-17 और 2017-18 में आवंटित 800 करोड़ में से केवल 400 करोड़ का उपयोग हुआ। समिति ने इस मुद्दे पर आईपीपीबी के तर्कों को नहीं स्वीकारा। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने 7 प्रमुख बिंदुओं पर पड़ताल की। साथ ही साथ यह जानने की कोशिश की कि डाक विभाग के कर्मचारी अगर सक्रियता के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाक विभाग की गतिविधियों पर उसका प्रतिकूल असर पड़े। ऐसे तमाम पहलुओं पर इस समिति ने विचार किया और बहुत अहम सिफारिशें दी हैं। अरे नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। स्थायी समिति ने आईपीपीबी की अपनी कोर बैंकिंग, डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सिस्टम की भी पड़ताल की। समिति को आईपीपीबी ने बताया कि 635 करोड़ रुपए तकनीकी जरूरतों पर खर्च हो रहे हैं। समिति ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तकनीकी पक्षों के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की सलाह भी दी ताकि धन का उचित उपयोग हो सके। इसमें सबसे बड़ी एक सुविधा मर्चेंट वाली है कि अगर व्यापारी इसमें हमारा खाता खोल लेता है और हमारा भी खाता, उसमें एक पब्लिक का खाता है और एक व्यापारी का खाता है, और व्यापारी अगर उसके सामान लेता है और अपने कार्ड से QR कार्ड जो होता है
उसको देता है तो मर्चेंट अपना पैसा उसमें से निकाल लेता है। और इसको हम उससे भी लिंक कर रहे हैं, कहाँ से? पोस्ट ऑफिस के सेम बैंक से। अगर इसकी आपकी रकम ज़्यादा होती है तो सीधी कहाँ चली जाएगी? वो पोस्ट ऑफिस में चली जाएगी। आईपीपीबी के सामने चुनौतियां और कठिनाइयों की भी समिति ने पड़ताल की। समिति ने पाया कि आदित्य बिरला, एयरटेल, जियो और पेटीएम बैंक के बाद आईपीपीबी छठा बैंक है, लिहाजा उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। खास चुनौतियां दूर होंगी तो निजी प्लेयर्स की तुलना में इसका ग्राहक आधार और बढ़ेगा। आईपीपीबी के सामने जो खास चुनौतियां हैं उनमें बचत खातों पर 4% ब्याज दर नाकाफी। अन्य पेमेंट बैंक्स की तुलना में ये काफी कम है। वित्तीय समावेशन में आ सकती है कठिनाइयां, अच्छी कनेक्टिविटी और नेटवर्क की चुनौतियां, ग्रामीण इलाकों में लागत प्रभावी सेवा देने की चुनौती। तो ये एक अवस्था परिवर्तन है कि अभी तक हम लोग नॉन बैंकिंग बैंक थे, अब हमको लिमिटेड फैसिलिटी में बैंकिंग की भी सुविधा दी गई है। और वो बैंकिंग की सुविधा की जो फैसिलिटी हमको दी गई है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स या जो इसकी, ये गांव-गांव तक लोगों को हम जैसे अभी तक पैसे जमा करने के लिए प्रेरित करते थे कि खाते खोलो, पैसे जमा करो आरडी, एमआईएस, टीडी में, अब हम उनको ये भी प्रेरित करेंगे कि आप नकद लेन देन मत करिए। डाकखाने का आदमी आपके पास आएगा और वो आपके सब काम करके जाएगा। वो आपको पैसा चाहिए तो दे जाएगा, आपका पैसा जमा करने के लिए ले भी जाएगा। आईपीपीबी का आदर्श वाक्य है, हर ग्राहक खास, हर लेन देन अहम और हर जमा विशेष। स्थायी समिति ने फीडबैक के मसले की भी पड़ताल की। आईपीपीबी लक्षित समूहों से फीडबैक लेने के साथ मार्केट सर्वे, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, ऐप स्टोर आदि की मदद लेता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कमेंट्स आते हैं। समिति ने उपभोक्ताओं से फीडबैक को बेहद जरूरी मानते हुए इसकी ठोस मशीनरी बनाने को कहा है। सेवाओं में सुधार को आईपीपीबी ऐप अपग्रेड करते हुए अधिक सरल, सुगम और उपभोक्ता फ्रेंडली बनाने को भी समिति ने कहा है, जो युवा और उम्रदराज दोनों के लिए सरल हो। समिति ने घर तक सेवाएं पहुंच की छानबीन की और इसे असंतोषजनक माना। समिति ने डाक विभाग और आईपीपीबी को व्यापक प्रचार में गांव पंचायतों की मदद लेने को भी कहा है। शिकायत निवारण प्रणाली में 1 सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के दौरान 7,492 शिकायतें मिलने को भी समिति ने चिंताजनक माना। समिति ने आईपीपीबी को आत्मनिर्भर बनाने को ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। विभाग ने समिति के समक्ष दावा किया कि अपने चौथे बरस में बैंक पूरी तरह अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। वैसे तो विभाग संबंधी स्थायी समितियां किसी भी महत्वपूर्ण विषय को अपने जांच के दायरे में ले सकती हैं, लेकिन यह रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित रिपोर्ट, उस दौर में तैयार की गई है जबकि यह बैंक अपने गठन की प्रक्रिया में था। इसके सामने की तमाम चुनौतियों से लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं की इस समिति ने पड़ताल की और जो सिफारिशें दी हैं, निश्चित तौर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मजबूत बनाने और ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प में मददगार बनने में बेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।